हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं जितेंद्र कुमार, डेफोडिल कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट कक्षा के अंदर हमने आर्टिकल 32 तक बात की थी, यानी हमारे जो मूल अधिकार थे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक वो तो कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद 3 आर्टिकल और शेष बच जाते हैं, आर्टिकल 33, 34 और 35। आज हम इन्हीं आर्टिकलों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 जो है ये संसद को अधिकार देता है। किसको अधिकार देता है? संसद को अधिकार देता है। और ये अधिकार देता है कि संसद चाहे तो सशस्त्र बल, सेना बल, पुलिस बल, अर्धसैनिक बल के जो मौलिक अधिकार है इनको प्रतिबंधित कर सकती है, सीमित कर सकती है। दोस्तों, हम देखते हैं कि जो सेना या पुलिस के जवान हैं इनको सर्विस में रहते हुए उतने मौलिक अधिकार नहीं मिलते जितने आप और हमको मिलते हैं। यानी आम नागरिक को जितने मौलिक अधिकार मिलते हैं उतने मौलिक अधिकार पुलिस या सेना के जो जवान हैं इनको सर्विस में रहते हुए नहीं मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जिस प्रकार हमें यूनियन बनाने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन सेना व पुलिस को यूनियन बनाने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार जिस प्रकार हमें बोलने की जितनी आज़ादी मिलती है उतनी आज़ादी इन सेना या पुलिस के जवानों को सर्विस में रहते हुए नहीं मिलती। इसके अलावा अगर बात करें तो जितनी धार्मिक आज़ादी एक आम नागरिक को दी जाती है उतनी धार्मिक आज़ादी पुलिस या सेना के जवानों को सर्विस में रहते हुए दी जाए ये जरूरी नहीं है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आर्टिकल 33 जो है वो संसद को ये अधिकार दे रखा है कि संसद इन सुरक्षा बलों के अधिकारों को सीमित कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है। ऐसा संसद करती भी है। इसी आर्टिकल के तहत दूसरी जो बात लिखी गई है वो ये लिखी गई है कि संसद ने सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 भी बना रखा है। यानी इन सेनाओं को के डिसिप्लिन के लिए ये अधिनियम बनाए गए हैं। कौन सा? पहला आता है सेना अधिनियम। अधिनियम 1950। दूसरा आता है वायुसेना अधिनियम 1950। और तीसरा जो अधिनियम बना रखा है संसद ने वो है नौसेना अधिनियम 1957। यानी तीनों सेनाओं के लिए अलग अलग अधिनियम बना रखे हैं संसद ने आर्टिकल 33 के तहत। यानी ये संसद ये कहती है कि जो इनके ये रूल बनाए गए हैं, यानी सेना या पुलिस के जवानों के लिए जो रूल बनाए गए हैं इसी तरह से ये काम करेंगे। यानी जिस तरह से इनके लिए रूल्स बनाए गए हैं उसी तरह से ये डिसिप्लिन में रह करके काम करेंगे सेना या पुलिस के प्रत्येक जवान। अगर इनके मूल अधिकारों को संसद सीमित कर रही है तो संसद कर सकती है, क्योंकि संसद के पास आर्टिकल 33 के तहत ये अधिकार भी है। और अगर संसद इनके अधिकारों को सीमित करती है तो ये जो लोग हैं, सुरक्षा बलों के लोग हैं, ये कोर्ट में भी चुनौती नहीं दे सकता है। दोस्तों, आर्टिकल 33 संसद को अधिकार दे दिया कि संसद चाहे तो इन सुरक्षा बलों के अधिकारों को सीमित कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है। और संसद ने तीनों सेनाओं के लिए ये अलग अलग अधिनियम भी बना दिया गया है।
सेना या पुलिस के जो जवान हैं, यानी सेना के जो जवान हैं, वो इन्हीं अधिनियमों के तहत डिसिप्लिन में रह करके कार्य करेंगे। ये था आर्टिकल 33। अब बात करते हैं आर्टिकल 34 की। आर्टिकल 34 है, इसमें क्या बताया गया? आर्टिकल 34 दोस्तों, आर्टिकल 34 जो है ये भी संसद को अधिकार देता है। इस आर्टिकल के तहत संसद सामान्य नागरिकों के अधिकारों को सीमित कर सकती है। लेकिन कौन से सामान्य नागरिकों को के अधिकारों को सीमित कर सकती है वो देखते हैं। यानी यह आर्टिकल 34 है, वो संसद को यह अधिकार देता है कि जब किसी क्षेत्र में, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि यानी मार्शल लॉ, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि यानी मार्शल लॉ लगता है तो उस क्षेत्र के सामान्य नागरिकों के मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। यह अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। और संसद को यह अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 34 देता है। आर्टिकल 34 संसद को यह अधिकार देता है कि जब कभी किसी भारत के किसी क्षेत्र में सेना विधि यानी मार्शल लॉ, सामान्य भाषा में इसे सेना शासन भी कहते हैं, लगता है, उस क्षेत्र के जो नागरिक हैं उन नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है, सीमित कर सकती है। ठीक है, यह अधिकार दिया गया है आर्टिकल 34 के द्वारा संसद को। यहां पर देखना दोस्तों कि जब सेना शासन लगता है या मार्शल लॉ लगता है जिस क्षेत्र में, वहां के सामान्य जो नागरिक है इनके मूल अधिकारों को तो सीमित किया जाता है, लेकिन जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगता है उस क्षेत्र में जो सुरक्षा बल के जवान तैनात होते हैं उनको विशेष अधिकार दिए जाते हैं। यानी सामान्य नागरिकों के मूल अधिकारों को तो सीमित कर दिया जाता है उस क्षेत्र के सामान्य नागरिकों के, लेकिन उस क्षेत्र में तैनात सेना बल के जो जवान हैं उनको विशेष अधिकार दे दिया जाता है। अब विशेष अधिकार कैसे दिया जाता है? जैसे बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया जाता है, या तलाशी लेने का अधिकार दे दिया जाता है, यहाँ तक कि उनको गोली चलाने का भी अधिकार दे दिया जाता है। अगर जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हुआ है और उस क्षेत्र का कोई नागरिक अगर सेना का आदेश नहीं मानता है तो सेना गोली भी चला सकती है। यानी सेना अगर गोली भी चलाए और अगले की अगर जान भी चली जाए तो सेना पर किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चलेगा। इस प्रकार के सेना के जवानों को क्या दे दिया जाता है? विशेष अधिकार दे दिया जाता है और सामान्य नागरिकों के अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है आर्टिकल 34 के द्वारा। दोस्तों, ये जो मार्शल लॉ है, सैनिक शासन है, ये क्यों लगाया जाता है? हम देखते हैं कि जिन क्षेत्रों के अंदर नक्सलवाद बहुत ज्यादा है, उग्रवाद बहुत ज्यादा है, अलगाववाद जैसी घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, आतंकवाद जैसी घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, उन क्षेत्रों में संसद क्या करती है? मार्शल लॉ यानी सैनिक शासन लगा देती है और वहां पर जो सेना के जवान तैनात होते हैं उनको विशेष अधिकार दे दिया जाता है। तो सेना को विशेष अधिकार देने के लिए सरकार ने एक कानून भी बना रखा है। उस कानून का नाम है अफस्पा कानून। अफस्पा कानून
ये दोस्तों सन 1958 के अंदर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1958 में बनाया गया था। ये कानून क्या था, इसके बाद इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी, आज इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958। अप्सपा की फुल फॉर्म क्या है? आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। यानी जो आर्मर्ड फोर्स है उसको स्पेशल पावर यानी विशेष अधिकार देता है ये अधिनियम। ये जो अधिनियम बनाया गया था ये सेना के जवानों को विशेष अधिकार देने के लिए बनाया गया था और ये अधिनियम 11 सितंबर 1958 को पारित कर दिया गया, पास कर दिया गया था। और सबसे पहले ये अधिनियम सन 1958 को असम व मणिपुर में लगाया गया था। यानी ये कानून सबसे पहले कब और कहां लगाया गया था? 1958 के अंदर असम व मणिपुर में ये कानून सबसे पहले लगाया गया था। इसके बाद सन 1972 में इसमें संशोधन कर दिया गया और संशोधन कर दिया गया था 1972 में। और संशोधन करने के बाद भारत के जो अन्य पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें भी ये कानून है वो लगा दिया गया था और वहां पर तैनात जो सेना थी उसको विशेष अधिकार दिया गया था। यानी जो भारत के डिस्टर्ब एरिया है, अशांत क्षेत्र है, हिंसाग्रस्त क्षेत्र है, उनके अंदर जो सेना तैनात होती है उनको विशेष अधिकार देता है अप्सपा कानून 1958 जो 11 सितंबर 1958 को पारित हो जाता है। सबसे पहले 1958 में असम व मणिपुर में इसे लागू किया गया था। 1972 में इसमें संशोधन करके भारत के अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसे लागू कर दिया गया था। दोस्तों सन 1983 के अंदर, सन 1983 में इस कानून को पंजाब व चंडीगढ़ में भी लागू किया गया था, लेकिन यहां से इस कानून को सन 1997 में समाप्त कर दिया गया, हटा लिया गया। यानी 1983 में पंजाब व चंडीगढ़ में ये अप्सपा कानून लागू किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि आपने सुना होगा कि जो पंजाब के अंदर खालिस्तान को लेकर के जो आतंकवादी जैसी घटनाएं हुई थी, अशांति फैली थी, उसी को देखते हुए 1983 के अंदर इस कानून को पंजाब व चंडीगढ़ में लगा दिया गया था। लेकिन वहां पर जब वापस शांति का माहौल बना तो 1997 के अंदर इसको वापस हटा लिया गया। इसके अलावा इस कानून को 1990 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर, इसे जम्मू एंड कश्मीर राज्य के अंदर भी लागू कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी ये कानून लागू है। इसके अलावा जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य है उनमें भी ये कानून लागू है। हालांकि त्रिपुरा से ये कानून हटा लिया गया है। असम व मेघालय में भी कुछ हद तक इस कानून के तहत छूट दे दी गई है। ये था अप्सपा कानून 1958। इसी कानून से जुड़ा हुआ एक फैक्ट है, उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आपने एक नाम सुना होगा, आयरन लेडी ऑफ मणिपुर। ये काफी चर्चा में भी रहा था। आयरन लेडी ऑफ मणिपुर किसको कहा जाता है? इरोम शर्मिला चानू को। इरोम शर्मिला चानू ये मणिपुर की एक महिला थी जिसको आयरन लेडी ऑफ मणिपुर का खिताब
दिया गया है। ठीक है, क्यों दिया गया है इरोंग शर्मिला चानू को आयरन लेडी ऑफ मणिपुर का खिताब? क्योंकि ये इरोंग शर्मिला चानू है, इसने मणिपुर से इस कानून को हटाने के लिए 16 वर्ष तक भूख हड़ताल की थी। कितने वर्ष तक की थी दोस्तों? 16 वर्ष तक इसने क्या की थी? भूख हड़ताल की थी। यानी ये इस कानून को हटाने के लिए 2000 के अंदर भूख हड़ताल पर बैठी थी और 2016 के अंदर इसने ये भूख हड़ताल समाप्त की थी और 2000 के अंदर इसने भूख हड़ताल शुरू की थी। इरोंग शर्मिला चानू जो है वो मणिपुर से इस कानून को हटवाने के लिए सन 2000 के अंदर भूख हड़ताल शुरू की थी और 16 साल के बाद 2016 में इसे समाप्त कर दिया गया। दोस्तों आप जानते हैं कि 16 दिन भूखा रहना बड़ा मुश्किल होता है, इसने 16 वर्ष तक भूख हड़ताल की थी इस कानून को हटाने के लिए। इसने भूख हड़ताल की थी, यानी जब ये भूख हड़ताल पर बैठी थी ना, उस समय उसके 2-3 दिन बाद इसकी स्थिति खराब हो गई थी। तो सरकार ने क्या किया, जबरदस्ती उसके नाक से नली डाल करके और उसको भोजन दिया गया। तो इस प्रकार से इसने 16 वर्ष तक भूख हड़ताल जारी रखी थी। 2016 के अंदर इसने जब समाप्त की थी, तब ये कहते हुए समाप्त की थी कि मैं अभी सीएम का चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि 2016 में मणिपुर विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो इसने कहा था कि मैं सीएम का चुनाव लड़ूंगी और सीएम बनने के बाद मणिपुर से इस कानून को हटा दूंगी। लेकिन दोस्तों आपने न्यूज़पेपर में ये सूचना सुनी होगी, न्यूज़ देखे होंगे कि इसको 100 वोट भी नहीं मिल पाए थे। यानी जिस महिला ने वहां के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिलाने के लिए 16 वर्ष तक भूख हड़ताल की थी, उन नागरिकों ने उसको 100 वोट भी नहीं दिए थे। तो ये था आयरन लेडी ऑफ मणिपुर का खिताब वहां की महिला इरोंग शर्मिला चानू को दिया गया था। ये था दोस्तों अप्सपा कानून। आर्टिकल 34 संसद को अधिकार देता है कि वो मार्शल लॉ वाले क्षेत्रों के अंदर सामान्य नागरिकों के अधिकारों को समाप्त कर सकती है या सीमित कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है और वहां तैनात सेना के जवानों को विशेष अधिकार दे सकती है। दोस्तों हमने आर्टिकल 33-34 की बात कर ली है। अब बात बचता है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 क्या कहता है, इसको देखते हैं। यानी आर्टिकल 33 भी संसद को अधिकार दे रहा है, आर्टिकल 34 भी संसद को अधिकार दे रहा है। ठीक उसी प्रकार आर्टिकल 35 जो है ये भी संसद को अधिकार दे रहा है। कैसा अधिकार दे रहा है? ये भी संसद को अधिकार देता है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है, याचिका जारी कर सकती है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की याचिका जारी कर सकती है। लेकिन आर्टिकल 35 संसद को यह अधिकार देता है कि वह अधीनस्थ जो न्यायालय है, लोअर कोर्ट्स जो है, इनको भी याचिका जारी करने का अधिकार दे सकती है। तो पहला अधिकार तो संसद को क्या देता है आर्टिकल 35 कि वो अधीनस्थ न्यायालयों को, अधीनस्थ न्यायालयों को रीट जारी करने का अधिकार दे सकती है। आर्टिकल 35 संसद को पहला अधिकार तो यही देता है कि वो अधीनस्थ न्यायालयों को रीट जारी करने का अधिकार दे सकती है। वर्तमान में केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही रीट जारी करने की अधिकार है,
लेकिन अगर संसद चाहे तो अधीनस्थ न्यायालयों को भी रीट जारी करने का अधिकार दे सकती है, लेकिन वर्तमान में संसद ने ऐसा नहीं कर रखा है कि वो अधीनस्थ न्यायालयों को भी रीट जारी करने की अनुमति दे रखी हो। इसके बाद आर्टिकल 35 जो है वो संसद को दूसरा अधिकार ये देता है कि आर्टिकल 33 व 34 के अधीन कोई भी कानून बना सकती है। यानी दूसरा अधिकार आर्टिकल 35 जो संसद को देता है वो ये देता है कि संसद जो है वो आर्टिकल 33 व 34 के अधीन कोई भी कानून बना सकती है। आर्टिकल 33 व आर्टिकल 34 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 35 जो है वो संसद को जो तीसरा अधिकार देता है वो क्या देता है? संसद को यह अधिकार देता है कि आर्टिकल 17 व आर्टिकल 23 के तहत दंडित करने के लिए संसद कानून बना सकती है। दोस्तों, आर्टिकल 35 संसद को ये 3 प्रकार के अधिकार दे रखे हैं कि संसद अधीनस्थ न्यायालयों को रेट जारी करने का अधिकार दे सकती है आर्टिकल 35 के तहत। संसद अनुच्छेद 33 व 34 के अधीन कोई भी कानून बना सकती है आर्टिकल 35 के तहत। संसद आर्टिकल 17 व 23 के तहत दंडित करने के लिए संसद कानून भी बना सकती है। ये भी अधिकार आर्टिकल 35 ही देता है संसद को। आर्टिकल 17 यानी छुआछूत अस्पृश्यता की बात थी, और आर्टिकल 23 में शोषण के विरुद्ध बात कही थी। अगर कोई किसी का शोषण करता है या छुआछूत की जैसा कोई परंपरा को अपनाता है तो संसद उसको सजा देने के लिए कोई भी कानून बना सकती है, ठीक है। तो आर्टिकल 35 संसद को यह अधिकार देता है। अगर मैं सामान्य भाषा में कहूं, सामान्य शब्दों में कहूं, तो ये जो आर्टिकल 35 है ये केवल संसद को, ध्यान देना दोस्तों, केवल संसद को मूल अधिकारों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। मैं यहां पर केवल शब्द यूज नहीं किया हूं, केवल संसद को, केवल संसद, ठीक है दोस्तों। केवल संसद नाम आता है, यानी आर्टिकल 35 जो है वो संसद को मूल अधिकारों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देती है। केवल संसद को, केवल इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो अधिकार है ये किसके पास नहीं है? राज्य का जो विधानमंडल है उसके पास नहीं है। यानी राज्य का जो विधानमंडल है वो मूल अधिकारों से संबंधित कोई कानून बना नहीं सकता। केवल कौन बना सकती है? संसद बना सकती है। दोस्तों, यहाँ से कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि यहाँ से कथन बना सकता है कि मूल अधिकारों से संबंधित कानून बना सकती है संसद व विधानमंडल। केवल संसद, केवल विधानमंडल, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको थोड़ी बारीकी से देख लेना कि कहीं गलत ना हो जाए क्वेश्चन। ये था हमारा आर्टिकल 35। दोस्तों, आर्टिकल 35 के तहत ही इसमें एक बात और भी लिखी गई है। ये जो आर्टिकल 35 है इसी के तहत सन 1956 के अंदर जम्मू कश्मीर राज्य जो है, इस जम्मू कश्मीर राज्य को नागरिकता के बारे में नागरिकता के
बारे में विशेष शक्ति, यानी ये जो आर्टिकल 35 है, इसी के तहत 1956 में जम्मू कश्मीर राज्य को नागरिकता के बारे में विशेष शक्ति प्रदान की गई थी। और इसका उल्लेख जो है वो आर्टिकल 35A में किया गया था। इसे आर्टिकल 35 क भी बोल सकते हैं, आर्टिकल 35A भी बोल सकते हैं। यानी जो जम्मू कश्मीर राज्य को नागरिकता के बारे में विशेष शक्ति दी गई थी, उसका उल्लेख आर्टिकल 35A में किया गया है। और ये आर्टिकल ए जो है वो पीछे काफी चर्चा में भी रहा था। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, उसी के साथ आर्टिकल 35A को भी समाप्त कर दिया गया था। यानी 5 अगस्त 2019 को ये आर्टिकल 35A है, ये समाप्त कर दिया गया था। ये थे हमारे आर्टिकल 33, 34 और 35। तीनों ही आर्टिकल संसद को विशेष अधिकार देते हैं। दोस्तों, ये आज जो संविधान का भाग 3 है, जिसके अंदर मूल अधिकार दिए गए हैं, वो कंप्लीट हो गए हैं। हमने आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक एक एक करके विस्तृत रूप से पढ़ लिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों क्या है कि ये जो मूल अधिकार दिए गए हैं, इनसे संबंधित कुछ विवाद आते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना होती है। क्योंकि पिछले जो भी एग्जाम हुए थे, उनमें मूल अधिकारों से संबंधित जो वाद थे, उनसे क्वेश्चन आए हैं। तो हम उन मूल अधिकारों से संबंधित जो वाद है, उन पर भी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात क्या आती है कि क्या मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं? दोस्तों, आपको पता है कि संसद जो है वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करती है। और हमने संविधान का भाग 3 पढ़ा है, जिसमें मौलिक अधिकार पढ़े हैं। और हमने ये भी देखा है कि मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के क्या होते हैं? विरोध होते हैं। शुरू में भी बताया था कि सरकार के विरुद्ध प्राप्त शक्तियां ही क्या है? मौलिक अधिकार है। तो मूल अधिकार सरकार के क्या होते हैं? विरोध होते हैं। और सरकार कभी ये नहीं चाहेगी कि उसके विरुद्ध नागरिकों को कोई ऐसा अधिकार मिले। तो सरकार नागरिकों के अधिकारों को क्या करेगी? प्रतिबंधित करेगी या सीमित करने की सोचेगी, ताकि उसकी शक्ति, उसकी पावर बढ़ाई जा सके। ठीक है दोस्तों, यानी आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन होता है। क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि क्या संसद आर्टिकल 368 के तहत मूल अधिकारों में भी क्या संशोधन कर सकती है क्या? इसी को लेकर के ये विवाद आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक रहता है वो रहता है कि मूल अधिकारों से संबंधित वाद। मूल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण वाद। हमारा टॉपिक है मूल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण वाद। दोस्तों, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती है, इसी को लेकर के ये विवाद उठे थे। इनको हम पढ़ते हैं। पहला जो वाद आया था वो आया था 1951 के अंदर शंकरी प्रसाद बनाम बात 1951। सबसे पहले जो वाद उठा था वो था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। जब ये वाद सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो मूल अधिकार है, इनमें संसद संशोधन कर सकती है।
क्यों कहा था ये? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो आर्टिकल 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन करती है वो विधि नहीं है, विधि नहीं है, अर्थात विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। और जब वो विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती। अतः संसद को यह अधिकार है कि वो मूल अधिकारों में भी क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत संसद द्वारा जो संविधान संशोधन किए जाते हैं वो विधि नहीं है, विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है, इसलिए कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती। अतः संसद के पास ये अधिकार है कि वो मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। यानी शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में जो वाद था, इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, अगला फिर वाद आया सज्जन कुमार बनाम राजस्थान सरकार। ये वाद आया था सन 1965 के। दोस्तों, इस विवाद शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक उसी निर्णय को सज्जन कुमार बनाम राजस्थान सरकार जो वाद आया 1965 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाले निर्णय को ही दोहराया था और कहा संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, क्योंकि संशोधन जो है वो विधि नहीं है, इसलिए हम उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। तीसरा जो वाद आया था वो आया था गोलकनाथ। तीसरा वाद जो आया था वो कौन सा था, गोलकनाथ बनाम केरल सरकार। और ये वाद आया था 1967 में। दोस्तों, ये जो वाद है ये बहुत इंपॉर्टेंट वाद है, इसको जरूर याद रखना। इस वाद पर पीछे एग्जामों में कई बार प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें भी इस पर सवाल पूछने की पूरी संभावना है, तो इसको जरूर याद रखना। गोलकनाथ बनाम केरल सरकार जो वाद था 1967 में आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यानी इसमें कहा था कर सकती है, इसमें भी क्या कहा था, संशोधन कर सकती है। लेकिन यहां पर आते आते सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के जो दोनों निर्णय थे उसको बदल दिए थे और कहा कि आर्टिकल 368 के तहत जो संसद संविधान में संशोधन करती है वो विधि है, विधि की परिभाषा में शामिल है और हम उसकी न्यायिक समीक्षा करेंगे। यानी क्या कहा था कि संसद के द्वारा जो संविधान संशोधन किए जाते हैं वो विधि है, विधि की परिभाषा में शामिल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13(2) के तहत उसकी समीक्षा, न्यायिक समीक्षा कर सकती है। अतः संसद जो है वो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। यहां पर आकर के सुप्रीम कोर्ट ने संसद को यह बोल दिया कि आप मूल अधिकारों के अंदर संशोधन नहीं कर सकती। अरे भाई, मूल अधिकारों के अंदर ही अगर संशोधन करने लगे, मूल अधिकार का मतलब क्या, मूल यानी इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे अधिकार जो मनुष्य के लिए क्या हो, अति आवश्यक हो, अगर संसद उसमें भी संशोधन करती है तो वो मूल कहां से रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला दिया था, निर्णय दिया था कि ये जो संविधान संशोधन होते हैं आर्टिकल 368 के तहत, वो संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल होते हैं और विधि की परिभाषा में शामिल होने के कारण सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 13(2) के तहत ये अधिकार है कि वो उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है, इसलिए संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। अब ये बात कह दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये बात कहने से सरकार को बड़ी परेशानी हुई
कि हम जो संविधान संशोधन करते हैं उसकी न्यायिक समीक्षा करती है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द भी कर सकती है, ऐसा नहीं होगा। तो सरकार को ये बात जची नहीं और सरकार ने क्या किया, 24वां संविधान संशोधन कर दिया। 24वां संविधान संशोधन कब किया गया? सन 1971 में। इंदिरा गांधी की सरकार थी इस वक्त, 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार थी। उसने क्या किया, 24वां संविधान संशोधन कर दिया, और 24वें संविधान संशोधन के द्वारा 2 नए आर्टिकल जोड़ दिए, अनुच्छेद 13(4) और अनुच्छेद 368(1). ये 2 नए आर्टिकल जोड़ दिए, और जो आर्टिकल 13(4) है इसमें ये लिख दिया कि संसद जो है वो संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकती है। यानी संसद के द्वारा आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन किए जाते हैं वो विधि नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती। और इसमें यह भी बात लिख दी कि संसद जो है वो आर्टिकल 368 के तहत संपूर्ण संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है, जिसमें भाग 3 भी शामिल है, यानी मौलिक अधिकार भी शामिल है। कहने का मतलब ये दोस्तों, इन्होंने ये बात लिख दी आर्टिकल 13(4) में कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। और जो आर्टिकल 368(1) नया जोड़ा गया था, इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि आर्टिकल 13(2) है वो आर्टिकल 368 की सीमाओं को बाधित नहीं करेगा। आर्टिकल 13(2) का मतलब, क्योंकि ये आर्टिकल वो है जो सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार देता है। तो ये आर्टिकल 368(1) में ये बात लिख दी थी कि आर्टिकल 13(2) आर्टिकल 368 की सीमाओं को बाधित नहीं करेगा। तो ये 24वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी की सरकार के समय हुआ था 1971 के अंदर। इसके द्वारा 2 आर्टिकल जोड़े गए थे, 13(4) और 368(1). 13(4) में तो ये बात लिख दी कि संसद संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकती है, जिसमें संविधान का भाग 3 भी शामिल है, यानी मौलिक अधिकार भी शामिल है। और आर्टिकल 368(1) में ये बात लिखी गई कि आर्टिकल 13(2) जो है वो आर्टिकल 368 की सीमाओं को बाधित नहीं करेगा। इसके बाद एक वाद आया, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद ये आया था सन 1973 में, 73 के अंदर। केशवानंद भारतीवाद ये भी दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट वाद है। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। केशवानंद भारतीवाद ये क्या था दोस्तों? इस वाद की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा दिए गए जो पहले जो भी निर्णय दिए गए थे उन सब को बदल दिया, सभी को बदल दिया, और ये निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों में तो संशोधन कर सकती है। क्या कहा था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में नहीं कर सकती। क्या नाम दिया जो इंपॉर्टेंट भी है? मूल ढांचा, या इसी को कहते हैं आधारभूत ढांचा। ये नाम नया जोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारतीवाद पर निर्णय देते हुए कहा कि
संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, यानी परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं कर सकती। तो अब सवाल ये उठा कि किसको हम संविधान का मूल ढांचा माने, आधारभूत ढांचा माने। तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे को परिभाषित करते हुए कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, यानी इन चारों को सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे के अंदर शामिल किया। यानी सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। तो फिर क्वेश्चन ये उठा कि संविधान का मूल ढांचा किसे माना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर परिभाषित करते हुए कहा कि ये जो 4 पॉइंट आते हैं ये हमारा मूल ढांचा कहलाता है। यानी आप मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे संविधान का क्या है, मूल ढांचा है। और इसमें एक बात लास्ट में ये भी लिख दी थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो समय समय पर इस मूल ढांचे को परिभाषित करती रहेगी कि इसमें कौन सी नई चीज जोड़नी है, कौन सी हटानी है। ये अधिकार किसका है, सुप्रीम कोर्ट का है, जो समय समय पर इसको परिभाषित करेगा। तो मूल ढांचा या आधारभूत ढांचे के बारे में आपको समझ में आ गई होगी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, इसको संविधान का मूल ढांचा माना गया है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जाएगा, भले ही संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। इसके बाद दोस्तों एक और वाद आता है जिसका नाम है मिनर्वा मिल्स। सॉरी दोस्तों, मिनर्वा मिल्स वाद से पहले हम बात करते हैं, इसके अंदर कुछ छूट गया है, उस पर बात कर लेते हैं। ये जो निर्णय दिया था केशवानंद भारती वाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, वही निर्णय आज वर्तमान में लागू है। उसी निर्णय के आधार पर सन 2015 के अंदर जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था, यानी जब ये सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वाद की सुनवाई करते हुए निर्णय दिया था, उसी निर्णय के आधार पर सन 2005 के अंदर जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था, इसको समाप्त किया गया था। और ये कहते हुए समाप्त किया गया था कि ये जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, ये हमारा जो संविधान का मूल ढांचा है, इसका उल्लंघन कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जब केशवानंद भारती वाद का निर्णय दिया गया था, तब 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ बनाई गई थी। 13 जजों की संविधान पीठ बनाई गई थी। कहने का मतलब 13 न्यायाधीश बैठ के जो निर्णय दियो कि इस प्रकार से संसद कर सकती है। लेकिन हमें याद ये रखना है कि जो केशवानंद भारती वाद के अंदर जो 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ बनी थी, वो आज तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ है। क्वेश्चन आ जाए कि आज तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ कौन सी है, तो केशवानंद भारती वाद का निर्णय देने वाली जो संविधान पीठ थी, वो सबसे बड़ी संविधान पीठ थी, जिसमें 13 न्यायाधीश थे।
अब बात करते हैं हम मिनर्वा मिल्स वाद की। ये क्या था दोस्तों? मिनर्वा मिल्स जब वाद आया था 1980 के अंदर, 1980 के अंदर जब ये वाद आया तो इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये जो केशवानंद भारती वाद के अंदर निर्णय दिया था उसी निर्णय की पुनः पुष्टि की थी। क्या की थी? पुनः पुष्टि, यानी पुनः जांच की थी, दोबारा जांच की थी। और कहा था, यानी केशवानंद भारती वाद का जो निर्णय था उसकी पहले तो पुष्टि की थी सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद ये कहा था कि जो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व है ये एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं है। ठीक है, जब भी इनमें विवाद होता है, यानी मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के अंदर कोई वाद होता है तो मूल अधिकारों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा। यानी मिनर्वा मिल्स वाद के अंदर क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व निर्णय को की पुनः पुष्टि की थी, दोबारा जांच की थी और ये कह दिया कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के अंदर जब भी मतभेद होगा, विवाद होगा तो मौलिक अधिकारों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा। यानी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं। अब दो शब्द आते हैं पूरक और विरोधी के अंदर भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। पूरक किसे माने, यानी कॉम्प्लीमेंट, एक होता है विरोधी यानी ऑपोजिट। ये दो शब्द आते हैं कि पूरक है, विरोधी नहीं। ये कई बार आते हैं, कई जगह पर आते हैं, देखने को मिलते हैं कि ये चीज इसके पूरक है, विरोधी नहीं है। विरोधी का मतलब तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। विरोधी मतलब कोई चीज के ठीक विपरीत, उल्टा, विलोम, ऑपोजिट, वो क्या कहलाता है? विरोधी। पूरक का क्या मतलब? यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। पूरक यानी जिसको अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, इसका मतलब है किसी चीज, कोई मान ले कोई चीज अधूरी है, उसकी पूर्ति करने वाली जो चीज होती है उसको कहते हैं पूरक, यानी पूरा करने वाली, आपूर्ति करने वाली, किसी चीज की पूर्ति करने वाली जो चीज है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यहाँ पर यह बात क्यों कही गई थी कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व पूरक है, विरोधी नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि जब मूल अधिकारों के अंदर कोई कमी रहती है तो नीति निर्देशक तत्व उसको पूरा कर देता है, और नीति निर्देशक तत्वों के अंदर कोई कमी रहती है तो वो मूल अधिकार पूरा कर देता है। ये इसलिए ये एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं। ये था दोस्तों संविधान का भाग 3, जिसके अंदर मूल अधिकार दिए गए थे। हमने एक एक मूल अधिकार को बड़ी विस्तृत रूप से पढ़ा है और मैं आशा करता हूं कि सारे मूल अधिकार यानी भाग 3 जो है संविधान का वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा के अंदर हम इस मूल अधिकारों से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।